हेलो दोस्तों, UPPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ विशेष चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आया हूं और प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिटेल आपको प्रदान करूंगा, जिससे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकें उतने सभी के सभी क्वेश्चन आपके डाटा पर मौजूद रहेंगे या क्वेश्चन के डाटा पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों, अपने दोस्तों में हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ लिखा है 33 kb से 66 kb तक की रेंज के लिए आमतौर पर कौन सी अंडरग्राउंड यूजी केबल को प्राथमिकता दी जाती है। अंडरग्राउंड केबल जो है, ये कौन सी अंडरग्राउंड केबल का हम उपयोग करेंगे 33 kb से 66 kb के बीच। ऑप्शन नंबर पहला है आपका LT केबल, दूसरा है HT केबल, तीसरा है EHT केबल और ऑप्शन नंबर 4 है आपका HT केबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 HT केबल। अब चलते हैं इसके डिटेल पर। तो LT केबल जो होता है, ये दोस्तों 1000 वोल्टेज या 1 kV, ठीक है ना, या 1 kV से नीचे इसका उपयोग किया जाता है। और HT केबल का जो उपयोग है 1 kV से 11 kV तक इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और EHT इसी प्रकार से अन्य भी केबलें हैं। तो इसका फुल डिटेल मैंने यहाँ पर टेबल दिया है, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आए तो वो छूटे ना। LT केबल मतलब लो टेंशन केबल 1 kV से नीचे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 वोल्ट से नीचे। HT केबल हाई टेंशन केबल भी कह सकते हैं, 1 kV से 11 kV के बीच। ST सुपर टेंशन केबल 11 kV से 33 kV के बीच। EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 से 66 kV के बीच। दोस्तों, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। ESB एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये 66 kV से 400 kV के बीच में उपयोग में लाई जाती है। USB केबल या अल्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, इसका उपयोग 400 kV से ऊपर कितना 765 kV, इसी को हम 800 kV भी कह सकते हैं। दोस्तों, AC सप्लाई में 765 kV और वही DC सप्लाई में 800 kV हो जाता है। ये AC सप्लाई की मैक्सिमम वोल्टेज है 765 kV, जबकि DC सप्लाई की मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 800 kV है। तो दोस्तों, इस डाटा को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसी प्रकार से हमारा प्रत्येक क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण AC और DC दोनों मात्राओं को माप सकता है। तो यहाँ पर दोनों मात्राओं या दोनों प्रकार की सप्लाई को मापने के लिए हम किस उपयंत्र का उपयोग करते हैं। ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है PMMC और मूविंग आयरन उपकरण दोनों। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है PMMC उपकरण। ऑप्शन नंबर डी है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो AC और DC दोनों को मापने के लिए MI इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डिटेल यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, जो AC और DC दोनों पर कार्य करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये सूचक प्रारूपी होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, सूचक प्रारूपी होते हैं। PMMC केवल DC मात्रा पर कार्य करने वाले जो उपकरण होते हैं, ये PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है ना, या इसको कभी कभी MC इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये भी सूचक होते हैं, ठीक है ना, सूचक उपयंत्र की श्रेणी में ये आते हैं। इसके बाद केवल AC मात्रा पर कार्य करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये रेक्टिफायर टाइप होते हैं, ठीक है ना, रेक्टिफायर टाइप होते हैं और प्रेरण प्रारूपी होते हैं। कौन से, प्रेरण प्रारूपी या रेक्टिफायर, ठीक है ना, रेक्टिफायर टाइप या
इंडक्शन टाइप, ठीक है ना, इंडक्शन टाइप। अगर इंडक्शन शब्द कहीं भी लिखा मिले तो जान लीजिए कि वो केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा, जैसे कि इंडक्शन मोटर, चाहे 3 फेज का चाहे सिंगल फेज का, कोई भी इंडक्शन हीटर, ठीक है ना, कोई भी अगर इंडक्शन शब्द लगा है, प्रेरण शब्द लगा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। अगर पीएमएमसी कहीं भी लिखा हुआ पाए तो वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा डीसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा, ठीक है ना। और अगर एमआई इंस्ट्रूमेंट आप पाए तो ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो दोस्तों मरकरी मतलब होता है पारा, इसको हम Hg के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 80, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर चौथा है लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग मरकरी सेल में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये राइट आंसर है, याद रखना दोस्तों। इसका फुल डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स मैं प्रत्येक क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ बनाता हूँ, और आप जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन का वो क्वेश्चन रहते हैं और उसका फुल डाटा रहता है, कि जिससे निकट भविष्य में उस आधार पर कोई भी प्रश्न अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएँ। और ये जितना भी डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, इस डाटा को आप कॉपी पे ज़रूर लिखते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको निकट भविष्य में कोई परेशानी ना हो और प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ दोस्तों जो सेल होती हैं, ठीक है ना, जो सेल होती हैं ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी सेल और एक होती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन सी होती हैं, ये होती हैं दोस्तों, ये होती हैं रिचार्जेबल, ठीक है ना। और ये प्राइमरी जो सेल होती हैं ये होती हैं नॉन रिचार्जेबल, ठीक है ना। जो सेकेंडरी सेल होती हैं इनको रिचार्ज किया जा सकता है और प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ये जीवन लाइफ में प्राइमरी सेल केवल एक बार रिचार्ज होती है, जबकि सेकेंडरी सेल को हम बार बार रिचार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक सेल दिया गया, इसके इलेक्ट्रोलाइट और आउटपुट वोल्टेज क्षमता दी गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता रहा है और पूछा भी जाता रहेगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्बन जिंक सेल, प्राथमिक सेल, यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा प्राथमिक सेलों का दिया गया है। पहली है प्राथमिक सेल कार्बन जिंक सेल, ठीक है ना। इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। जिंक क्लोराइड, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड का होता है, आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। मैग्नीज एल्कलाइन ये सेल होती है और इसका आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। सिल्वर ऑक्साइड, इसमें सिल्वर ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में Ag2O इसका इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आउटपुट इसका 1.5 वोल्ट होता है। लिथियम सेल, लिथियम जो होता है ये सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है ना, सबसे हल्की धातु होती है। इसका सिंबल होता है Li और परमाणु क्रमांक होता है 3, ठीक है दोस्तों। इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। और सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि लिथियम जो है सबसे हल्की है, ठीक है ना, सबसे हल्की है। जबकि ओस्मियम जो है ये सबसे भारी है। कैसी है, सबसे भारी। जो 118 जो तत्व हैं उनमें से लिथियम और ओस्मियम भी हैं। लिथियम सेल जो है, लिथियम सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम इनका इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है। इसकी आउटपुट वोल्टेज सामान्यतः 3 वोल्ट या फिर हम कह सकते हैं 2.95 वोल्ट होती है। मरकरी सेल, पारद सेल भी इसको कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो उपयोग में लाया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का पेस्ट और जिंक ऑक्साइड उपयोग में लाया जाता है। इसकी आउटपुट वोल्टेज 1.35 वोल्ट होती है। वोल्टाइक सेल, इसकी आउटपुट वोल्टेज सभी प्रकार की सेलों में सबसे कम मानी जाती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो उपयोग में लाया जाता है H2SO4 होता है और ये होता है कैसा, तनु होता है, जल की भांति होता है। जो लिथियम सेल होती है, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज सबसे अधिक होता है। सभी प्रकार के सेलों में आउटपुट वोल्टेज प्रति सेल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि वोल्टाइक सेल का सभी प्रकार की, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो द्वितीयक हो, सभी प्रकार की सेलों में सबसे कम होता है आउटपुट वोल्टेज।
ये था आपका प्राइमरी सेल का फुल डिटेल। इसी के आधार पर आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था पारा सेल या मरकरी सेल का इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आपका जो मरकरी सेल है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट और जिंक ऑक्साइड उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका सेकेंडरी सेल, इसका भी डाटा मैंने यहाँ पर डाल दिया है जिससे कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेलों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर निकल ये लेड एसिड सेल जो सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है, लेड एसिड सेल, ठीक है ना। ये इसमें पीवी जो होता है, लेड को हम पीवी के द्वारा या प्लम्बम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसी की पीवी की लेड की प्लेटें बनाई जाती हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सल्फ़र ऑक्साइड होता है और H2SO4 होता है। लेड एसिड सेल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। H2SO4 तरल रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसका 2.2 वोल्ट होता है आउटपुट वोल्टेज। वैसे ही प्रति सेल जो है ये 2 वोल्ट की एक सेल इसमें होती है, ठीक है ना। निकेल आयरन या इसी का दूसरा नाम है एडिशन सेल। इसमें 21% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड तथा अशुद्ध जल या शुद्ध जल इसमें उपयोग में लाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जबकि इसका आउटपुट वोल्टेज 1.36 वोल्ट है। ये दोनों की दोनों क्षारीय हैं। कैसी है? ये क्षारीय सेल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। ये इनको हम शुष्क सेल भी कहते हैं। ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों शुष्क, ठीक है ना, शुष्क सेल, ड्राई सेल हैं, ठीक है ना। निकेल कैडमियम सेल, इन दोनों के निकेल आयरन और निकेल कैडमियम दोनों के इलेक्ट्रोलाइट एक समान होते हैं, आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस होता है। निकेल कैडमियम की आउटपुट वोल्टेज 1.25 है जबकि इसकी 1.36 होती है। सिल्वर जिंक, इसकी आउटपुट वोल्टेज 1.86 वोल्ट है। सिल्वर कैडमियम सेल, यह सेल जो है ये रिचार्जेबल होती है, इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ये सभी सेलों को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये द्वितीयक सेलें हैं, ठीक है ना। और इसका आउटपुट वोल्टेज 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है AC सर्किट में सक्रिय शक्ति को किस से मापा जाता है? मतलब कौन सी है? एक्टिव पावर, ठीक है ना। एक्टिव पावर को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका VAR, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है VA, चौथा ऑप्शन है वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D, वाट के द्वारा जो एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर को हम VI cos फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं P = और इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फेज संतुलित भार में प्रतिक्रिया शक्ति उनके कनेक्शन के बावजूद किसके द्वारा दी गई है? तो कनेक्शन के बावजूद जो 3 फेज की संतुलित भार है, संतुलित भार पर प्रतिक्रिया या रिएक्टिव पावर के विषय में पूछा है। ये पूरे क्वेश्चन में भ्रमित किया है परंतु पूछा तो क्या है, केवल इतनी चीज़ पूछी। सबसे पहले शब्दों को पहचानेंगे। रिएक्टिव पावर पूछा है, ठीक है ना। कौन सा पावर? रिएक्टिव, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर के विषय में यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा पावर है? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के विषय में यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो रिएक्टिव पावर में कास होता नहीं है, कास एक्टिव में होता है, ये भी कास एक्टिव में होता है, और ये होता है अपरेंट पावर में या आभासी शक्ति में होता है, ठीक है ना। और बचा आपका साइन, साइन हमेशा रिएक्टिव पावर के साथ में चलता है। और इसका जो मात्रक होता है ये होता है kVAR। kVAR के द्वारा रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित किया जाता है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की रेटिंग kVAR होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ प्रतिक्रियाशील शक्ति लिखी है, इसमें साइन दिया गया है, साइन को हम प्रतिक्रियाशील शक्ति के साथ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब शक्ति जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी एक्टिव पावर या सक्रिय शक्ति, ठीक है ना। ये 3 फेज की शक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। 3 फेज की शक्तियों को प्रदर्शित किया गया √3 VLIL cos फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होती है वाट। प्रतिक्रियाशील शक्ति या रिएक्टिव पावर √3 VLIL sin फाई, और इसकी यूनिट होती है kVAR। तीसरी होती है आभासी शक्ति या अपरेंट पावर,
इसमें साइन और कॉस दोनों में से किसी भी एंगल को नहीं लेते हैं। √3 VLIL इसका यूनिट होता है VAR, कभी कभी ये वार भी लिख देता है, ठीक है। एक एंगल के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक बनाते हैं ट्रायंगल और यहाँ पर होता है इसमें ये कोण, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी एक्टिव पावर, ठीक है ना, एक्टिव पावर, और ये होती है रिएक्टिव पावर, ठीक है ना, रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर, और ये होती है आपकी अपरेंट पावर, ठीक है ना, अपरेंट पावर। यहाँ पर होता है आपका वाट, यहाँ पर होता है आपका kVA और यहाँ पर होता है kVAR। इनके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। यहाँ से दोस्तों हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। cos फाई इक्वल टू होता है, cos फाई बराबर होता है kW/kVA, ठीक है ना, kW/kVA। सिंगल फेज में इस प्रकार से निकालते हैं, 3 फेज में यहाँ पर kVA के स्थान पर √3 और हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट और है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, तीनों प्रकार की शक्तियों को मापने के लिए ट्राई वेक्टर मीटर का हम उपयोग करते हैं। तीनों प्रकार की शक्ति को मापने के लिए इकलौता इंस्ट्रूमेंट जो है ये ट्राई वेक्टर मीटर है जो उपयोग में लाया जाता है। ये UPPCL में 2021 में भिन्न भिन्न परीक्षाओं में जो एक पेपर हुआ था UPPCL का 2021 में, इसमें जो है 8 सेट बने थे और 8 में से 3 सेट में एक ही प्रश्न रिपीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22 kV से 66 kV तक 3 फेज सर्किट के लिए आमतौर पर किस प्रकार की अंडरग्राउंड केबल का उपयोग किया जाता है? स्क्रीन युक्त केबल, बेल्ट वाले केबल, कसा हुआ या टाइट केबल, दबाव या प्रेशर केबल। इसका राइट आंसर है स्क्रीन केबल। जो 3 फेज सर्किट है 22 से 66 kV के लिए हम किस अंडरग्राउंड केबल का उपयोग करते हैं? स्क्रीन केबल का उपयोग करते हैं। चलते हैं इसके डाटा को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका एक विशेष डाटा मैंने दिया है, अंडरग्राउंड केबल और इसकी क्षमता, किस केबल का उपयोग हम किस क्षमता तक करते हैं। स्क्रीन केबल दोस्तों 3 प्रकार की होती है, H टाइप, SL टाइप और HSL टाइप। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 प्रकार की स्क्रीन केबल होती हैं और इनमें तीनों का उपयोग दोस्तों हम 22 से 66 kV तक करते हैं और यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। प्रेशर केबल का उपयोग 66 kV से 800 kV तक करते हैं और प्रेशर केबल सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? गैस प्रेशर और ऑयल प्रेशर। तो ऑयल प्रेशर केबल का उपयोग 66 kV से 132 kV तक करते हैं, ठीक है ना। और गैस प्रेशर केबल का उपयोग 220 kV से 765 या 800 kV तक करते हैं। ठोस केबलें, इनका उपयोग 1 kV से 66 kV तक किया जाता है, जबकि साधारण केबल जो होती हैं 1 kV से कम, ठीक है ना, 1 kV या 1000 वोल्ट से कम पर उपयोग में लाई जाती है। कभी कभी यहाँ पर 1100 वोल्ट भी आपको लिखा मिल जाएगा जो साधारण केबल होती है। और वेल्टेड केबल जो होती है ये 1000 kV या 1 kV से 66 kV तक उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों ये डाटा जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़, आप लोगों से आग्रह है। यही मैं आशा रखता हूँ कि केवल आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें। आग के वर्गीकरण के आधार पर रिक्त स्थान भरें, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप। अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा स्थान है जो यहाँ पर भर दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक E टाइप और होता है और एक K टाइप होता है। इतने प्रकार की आग होती है। यहाँ पर E टाइप का ऑप्शन तो दिया नहीं गया है परंतु K टाइप का दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, K टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 800 वाट का क्या महत्व है? तो 800 वाट का यहाँ पर महत्व पूछा गया है। प्रति विद्युत उप परिपथ प्रतिबंधित लोड, प्रति मोटर लोड प्रतिबंधित लोड, प्रति उप परिपथ प्रतिबंधित लोड, प्रकाश पंखा, पूरे घर के लिए प्रतिबंधित लोड। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइट फैन के लिए 800 वाट और 10 यूनिट होता है, 10 पॉइंट होता है, ठीक है ना दोस्तों। 800 वाट और 10 पॉइंट होता है, ठीक है ना, 10 बिंदु उपयोग में लाए जाते हैं। यदि यहाँ पर जो पॉइंट हैं ये सब के सब क्या हों? सॉकेट हों, ठीक है ना,
सब के सब सॉकेट हों, सभी के सभी यदि सॉकेट उपयोग में लाए जा रहे हैं तो इनकी संख्या तब पॉइंट में 10 नहीं, तब केवल हम 5 लेते हैं। जब सभी के सभी सॉकेट अगर उपयोग में लाए जा रहे हैं बिंदु में, ठीक है ना, सभी के सभी सॉकेट उपयोग में लाए जा रहे हैं तो यहाँ पर लाइट फैन परिपथ के लिए केवल 5 सॉकेट का उपयोग करेंगे, तो हम 10 पॉइंट नहीं लेते हैं। इसको याद रखना, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर है लाइट फैन वाला। इसका डाटा मैंने यहाँ पर दे रखा है। घरेलू वायरिंग लाइट फैन के लिए क्या करते हैं, 800 वाट और 10 पॉइंट होते हैं। जब सभी के सभी सॉकेट हों, ठीक है ना, सभी के सभी सॉकेट हों तो पॉइंट की संख्या 5 रहेगी, याद रखना, ठीक है ना। लाइट फैन के लिए जो कॉपर केबल 1 mm² की और एल्युमिनियम केबल जो है 1.5 mm² की उपयोग में लाते हैं। जबकि पावर के लिए, पावर सर्किट के लिए क्या करते हैं, 2000 वाट की क्षमता रहती है। इसमें 2 सर्किट रहते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों सॉकेट आउटलेट होते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉपर केबल 1.5 mm² और एल्युमिनियम केबल का एल्युमिनियम केबल जो होती है 2.5 mm² उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम केबल पावर के लिए 2.5 mm² और कॉपर के लिए 1.5 mm² होती है। सबसे अच्छी वायरिंग प्रणाली कौन सी मानी जाती है, आंतरिक कंड्यूट, ठीक है ना, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सबसे अच्छी घरेलू वायरिंग मानी जाती है। तो दोस्तों अब आज का एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एकल फेज एसी प्रणाली के फेज तार को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त अक्षरांकीय संकेतन और रंग, मतलब अक्षर संकेत और रंग, ये आपको बताना है। और इसमें फेज तार का अक्षर और फेज तार का रंग कोड, ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है N लाल रंग, दूसरा है L नारंगी रंग, तीसरा है N नारंगी रंग, चौथा है L लाल रंग। इसका आंसर आपको, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में देना है। और ये जो PDF है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो PDF है ये फ्री PDF हमारे किस पे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा UPPCL 2. ठीक है ना 2.0 चैनल के नाम से है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से आपको नित्य प्रतिदिन फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो कि आपकी किसी भी टेक्निकल परीक्षा के लिए, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप TG2 की तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई अन्य परीक्षा इसरो वगैरह की तैयारी कर रहे हों, ठीक है ना, या NTPC की तैयारी कर रहे हों, या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी के लिए हमारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। दोस्तों साथ साथ में जब मैं मशीन वगैरह पढ़ाऊँगा या कोई भी चैप्टर फुल डिटेल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको ट्रिक के साथ, ठीक है ना, ट्रिक के साथ, और ऐसा ट्रिक रहेगा, हमारे कुछ वीडियो भी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा ट्रिक रहेगा जिसमें 100% आपको तुरंत के तुरंत याद भी हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, केवल पढ़ना ही बहादुरी नहीं है, उसको याद करना, मंथन करना, सोचना और लंबे समय तक उसको याद रखना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग पढ़ाते तो हैं, परंतु उसको याद कैसे आप कर पाएंगे? याद करने का तरीका जब आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको याद करने के तरीके के साथ साथ फुल डिटेल भी पूरा का पूरा दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति।